आदाब नाज़रीन, खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। शुरुआत में हेडलाइंस। मुंबई ट्रेन धमाका केस में 12 मुस्लिम नौजवान अदालत से बरी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। पूछा 19 साल जेल का हिसाब कौन देगा। कहा बेकसूर नौजवानों की जिंदगी तबाह। क्या पुलिस के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। शोभा यात्रा बोनालू का अजीम जुलूस शानदार पैमाने पर निकाला गया। लक्ष्मी हाथी पर खुसूसी सवारी। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद व दीगर आला ओहदेदारों की मौजूदगी में जुलूस बखैर इख्तिताम। तेलंगाना के गुरुकुल स्कूलों में फूड पॉइजनिंग के वाकयात में खतरनाक इजाफा। संगारेड्डी में चिकन खाने के बाद 11 तलबा बीमार। हरीश राव का रेवंत हुकूमत पर हमला। आबादी के तनासब से हल्काजात की अदसर-ए-नौ हदबंदी की मुखालिफत। जर्नलिज्म एडिशन से KTR का इजहार ख्याल। कहा हिंदी मुसल्लत नहीं की जानी चाहिए। तेलंगाना में जमीनों की गिरती कीमत। हरीश राव का रेवंत रेड्डी हुकूमत पर निशाना। साथ ही कहा रेवंत रेड्डी ने हर तबके को दिया धोखा। खवातीन, नौजवान, किसान सब मायूस। अब खबरें तफसील से। 2006 मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों के केस में मुंबई हाई कोर्ट ने 19 साल बाद 12 अफराद को बाइज्जत बरी कर दिया, जिन्होंने 2 दहाइयों जेल में गुजारे हैं। अदालत ने नाकाफी शवाहिद, तफ्तीशी नकाइस और गवाहों के तसादात की बुनियाद पर यह फैसला सुनाया, जिसने निज़ाम इंसाफ, पुलिस तहकीकात और इंसानी हकूक पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। बेकसूर होने के बावजूद इन अफराद की खोई हुई जिंदगी, माश, इज्जत और बरसों की अजियत का अजाला कौन करेगा। क्या यही है इंसाफ? ऐसे सवाल उठ रहे हैं। इसी दरमियान सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई ट्रेन धमाकों के मुलजिमीन को अदालत से बरी किए जाने पर कहा कि जब बेकसूर लोगों को जेल भेजा जाता है तो और तवील वक्त के बाद इनकी रिहाई अमल में आती है तो इन्हें अपनी जिंदगी को संवारने और बेहतर बनाने का कोई मौका नहीं रहता। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अदालती फैसले के बाद कई ट्वीट्स करते हुए कहा कि ये नौजवान 19 साल से लगातार जेल में थे। एक दिन के लिए भी वो जेल से बाहर नहीं आए थे। कुछ के अफराद खानदान इस दौरान जिंदगी की जंग हार गए। एक नौजवान की अहलिया इंतकाल कर गई, लेकिन इन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि ऐसे मामलात में पुलिस पहले ही से मुलजिमीन का इंतखाब कर लेती है और फिर मुकदमा चलाए जाते हैं। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि बेकसूर नौजवानों को 19 साल तक जेल में रखने वाले पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ हुकूमत क्या कार्रवाई करेगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या महाराष्ट्र ATS के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के सरकारी व गुरुकुल स्कूलों में नाकिस ग़िज़ा से फूड पॉइजनिंग के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। अब ताज़ा तौर पर संगारेड्डी में 11 तलबा बीमार हो गए हैं। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। रियासत तेलंगाना के सरकारी स्कूल्स और अक़ामती तालीमी इदारों गुरुकुल स्कूल्स में ग़िज़ा के नाक़िस मियार का संगीन मसला एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां मुसलसल फूड पॉइजनिंग के वाक़यात सामने आ रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़या संगारेड्डी ज़िले के मोरगी गांव के कंटोनमेंट मॉडल स्कूल में पेश आया, जहां डिनर में चिकन खाने के बाद 11 तुलबा शदीद तौर पर मुतासिर हो गए। बताया जाता है कि 60 तुलबा ने चिकन खाया था, जिसके बाद इन्हें क़े और दस्त की शिकायत हुई और फौरी तौर पर मुख्तलिफ दवाखानों से रुजू किया गया। ये पहला वाक़या नहीं है। सिर्फ पिछले 48 घंटों में रियासत के मुख्तलिफ अजला जैसे नारायण खेड़, नागलगरी, पेडागुट्टापल्ली, जगतियाल, भद्राचलम के गुरुकुल स्कूल्स में भी फूड पॉइजनिंग के वाक़यात पेश आ चुके हैं। इन वाक़यात पर साबिक़ वज़ीर सेहत व BRS के सीनियर क़ायद हरीश राव ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए रियासती हुकूमत बिलख़ुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तनक़ीद का निशाना बनाया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या चीफ मिनिस्टर को इन इदारों में पढ़ने वाले दलित, कबायली, गरीब और अक़लियती बच्चों की हालत ज़ार नज़र नहीं आती? क्या उनके दिल को दुख नहीं होता
کہ درجنوں طلباء مسلسل بیمار ہو رہے ہیں۔ ریونت ریڈی جو خود کو مانیٹرنگ کی ذمہ داری لینے کا دعویٰ کر چکے تھے، اب کہاں ہے؟ صرف دہلی کے دورے اور بیانات دینے سے حکومت نہیں چلتی، بلکہ زمینی سطح پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہریش راؤ نے الزام عائد کیا کہ کانگریس حکومت کی 20 ماہ کی ناقص کارکردگی کے دوران نہ صرف فوڈ پوائزننگ بلکہ خودکشیوں اور سانپ کے کاٹنے جیسے حادثات سے 100 سے زائد گروکل طلباء اپنی جان گنوا چکے ہیں، مگر حکومت کی جانب سے کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ KCR کے دور میں گروکل اداروں کو ایک نئی شناخت ملی تھی اور انہیں بلند مقام حاصل ہوا، مگر ریونت ریڈی نے اس نظام کو زوال کی طرف ڈھکیل دیا ہے۔ BRS پارٹی کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت فوری طور پر اس مسئلے پر توجہ دے، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرے اور سرکاری اسکولوں و گروکل اداروں میں معیاری غذا کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ آج حیدرآباد میں بونالو تیوہار کے سلسلے میں شوبھا یاترا کا جلوس نہایت شاندار انداز میں اکنہ مادنا مہنکالی مندر ہری بولی سے نکالا گیا۔ اس جلوس کی خاص بات یہ رہی کہ کرناٹک کے ضلع تمکور سے جس لکشمی نامی ہاتھی کو محرم کے جلوس کے لیے منگوایا گیا تھا، اسی عظیم ہاتھی پر آج بونالو کا یہ مرکزی جلوس بھی نکالا گیا، جو لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ اس موقع پر حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر CV آنند IPS، ایڈیشنل CP وکرم مان سنگھ IPS، DCP ساؤتھ زون سنیہا مہرا IPS کے علاوہ کئی سینئر پولیس عہدیداران موجود تھے، جنہوں نے جلوس کی نگرانی اور سیکیورٹی کو یقینی بنایا۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ انڈومنٹ اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے کمشنر بھی جلوس میں ہاتھی کے ساتھ موجود تھے، تاکہ فارسٹ قوانین اور حیوانی تحفظ کے تمام پہلوؤں کا خیال رکھا جائے۔ ساتھ ہی ویٹرنری ڈاکٹروں کی ٹیم بھی ہاتھی کے ساتھ تعینات تھی، تاکہ جلوس کے دوران ہاتھی کی صحت و سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ جلوس ہری بولی سے روانہ ہو کر سدھا ٹاکیز، لال دروازہ چوراہا، شالی بنڈا، چار مینار، گلزار ہاؤس، مدینہ چوراہا سے ہوتا ہوا نیا پل پر اختتام پذیر ہوا، اور جانوروں کی صحت کے لیے موجود ڈاکٹرز نے ہاتھی کی مکمل نگہداشت کی۔ یہ شوبھا یاترا نہ صرف مذہبی عقیدت کا مظہر بنی، بلکہ بین المذاہب ہم آہنگی، روایتی ورثے اور تہذیبی یگانگت کی ایک خوبصورت مثال بھی پیش کی۔ یہ بونالو کے بونکا عید جو ہے 1 مہینے سے چل رہا ہے۔ گولکنڈا سے شروعات اس کی ہوئی تھی، اس کے بعد بلکم پیٹ، مہنکالی اجینی، لال دروازہ، آخری دن ہے آج بونالو کا۔ اس میں اکنہ مادنا ٹیمپل سے یہ نکلتا ہے، یہ پروسیشن یہاں سے نکل کے سیدھا موسی تک جانے کے بعد وہاں سے پھر واپس ہو جائے گی۔ اس میں اولڈ سٹی ہی نہیں، کئی اور دوسرے زون سے بھی، دوسرے ایریا سے بھی یہاں پہ پروسیشنز آ کے ملتے ہیں۔ تو اس سب کو 1 مہینے کے دوران دوسرے فیسٹیولز بھی آئے تھے، محرم کا بھی آیا تھا۔ یہاں کا عوام جو ہے پورا ایک مل جل کر گنگا جمنی تہذیب کے تحت سب مل کر اپنے اپنے عید مناتے ہیں۔ تو 1 مہینے سے جو چل رہا ہے اس کے لیے پیس کمیٹی ممبرز بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ سب کو بھی میں شکریہ ادا پیش کر رہا ہوں، عوام کو بھی شکریہ ادا پیش کر رہا ہوں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ بار بھاری پیمانے پر بندوبست کیا گیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بار جو کراؤڈز آئے ہیں، عوام آیا ہے مہنکالی اماں کا آشیرواد لینے کے لیے، وہ بہت زیادہ تھا۔ تو اسی لیے ہم کافی نگرانی کر کے یہ شانتی سے ختم ہونے کے بارے میں کافی سوچا ہے، بندوبست کیا ہے۔ یہی نہیں، انڈومنٹ ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کے طرف سے حکومت جو ہے کافی منسٹرز جو تھے سب کوآرڈینیشن میٹنگز لگا کر پورے انتظامات جو ہیں بہت بھاری پیمانے پر کیے ہیں۔ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ شکر شانتی کے ساتھ پبلک رہنے کے لیے، عوام رہنے کے لیے یہ بونالو منایا جاتا ہے، اور سب کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے، سب کا تعاون رہا ہے۔ سب کا میں شکریہ ادا بولتے ہوئے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سب کا میں
नमस्कार करता हूँ। थैंक यू। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दलित बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद के चेक्स की हवालगी अमल में आई। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने खम्भम जिले में मुनाकिदा तकरीब में दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत दलित तबकात की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है और इससे इस्तेफादा करते हुए अपनी माशी हालत को बेहतर बनाया जाना चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि आज 214 इस्तेफादा कुनिंदगान में इमदादी रकम के चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुकम्मल जांच के बाद शफाफियत के साथ इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत दूसरी किस्त की इजराई की भी पाबंद अहद है। उन्होंने दलित इस्तेफादा कुनिंदगान पर जोर दिया कि वो इमदादी रकम हासिल करें और तिजारत का रास्ता इख्तियार करते हुए अपनी और गाँव की माशी हालत में बेहतरी लाएं। उन्होंने कहा कि अब चूंकि रियासत में बारिश भी अच्छी हो रही है, ऐसे में ज़राई सरगर्मियों को भी मौसर ढंग से जारी रखा जा सकता है। సరే మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏందని అనుమానం ఉండొచ్చు చాలా మందికి. మిగతా వాళ్ళకి కూడా సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అందరికీ వచ్చేటట్టు చేస్తాం. మళ్ళీ వారం తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆ సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో అటు కూడా వెరిఫై చేసి వాళ్ళకి కూడా ఇచ్చే ఏర్పాటు చేస్తాం. మీరు కూడా అధికారులకి సహకరించండి. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ లో మీరు తీసుకొని కార్లు కొన్నా లేకపోతే ఇతరత్ర వ్యాపారాలు పెట్టుకున్నా అవి మీకు తెలియకుండా ఎవరికైనా అమ్ముకున్నా లేకపోతే ఇంకెక్కడికైనా పోయినా కానీ అధికారులకి సమాచారం ఇస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చి మీకు మీ ఒప్పచెప్తారు. ఒప్పచెప్పిన తర్వాత రెండో ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా వాటికి కావాల్సిన విధంగా మీకు ఇంకొక చెక్ కూడా ఇచ్చి మీ వ్యాపారం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండేటట్టుగా పరిస్థితులు ఏర్పాటు చేస్తాం. కాబట్టి దయచేసి మీరు కూడా అధికారులకు సహకరించి రెండో ఇన్స్టాల్మెంట్ పొందటానికి మీరందరూ మేము ఆదేశాలు ఇచ్చాం. మీరు కూడా సహకరించి రెండో ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా పూర్తిగా పొందండి అని చెప్పి లబ్ధిదారులందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ప్రస్తుతానికి వర్షం బాగా వస్తూ ఉంది కాబట్టి ముందుగా శాంపిల్గా ఒకళ్ళకిద్దరికి చెక్లు ఇచ్చేసి మిగతా అన్ని కూడా అధికారులు ఇక్కడ దగ్గరుండి ప్రతి లబ్ధిదారికి చివరి చెక్ ఇచ్చేంత వరకు తీసుకొని పుచ్చుకొని వెళ్ళండి. మీరు వెళ్ళి మీరు వ్యాపారంలో బాగా చేస్తున్నామని గ్రామాల్లో చూపించండి. అలా రెండో ఇన్స్టాల్మెంట్ రాకుండా వాళ్ళకి ఇచ్చిన యూనిట్ పక్క పోయి బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా చూపించండి. మీరు కూడా ఇట్లా మాలాగా చెక్ పొందొచ్చు, ఆందోళన పడబాగండి, ఆ పాతది ఆడుందో అది కూడా తెచ్చుకొని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి, రెండో చెక్ కూడా ఇస్తారట మీకు అని చెప్పి ఏర్పాటు చేయండి. మీ అందరికీ बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने कहा कि आबादी के एतबार से हल्क़ेजात की अज़-ए-सर नौ हदबंदी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनूबी हिंद की रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। उन्होंने कहा कि जनूबी रियासतों ने तरक्की को यकीनी बनाने के लिए आबादी पर कंट्रोल किया था, जबकि शुमाली रियासतों ने तरक्की को नज़रअंदाज किया और आबादी पर कंट्रोल नहीं किया। इसका खामियाजा भुगतने जनूबी रियासतों को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। केटी रामाराव टॉक जर्नलिज्म के 9वीं एडिशन में हिस्सा ले रहे थे, जो जयपुर में मुनक़द हुआ। केटीआर ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों पर हिंदी मुसल्लत करने की कोशिशों की भी मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि हिंदी को कौमी ज़बान कहना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की कोई कौमी ज़बान नहीं है और ना ही मुल्क को किसी कौमी ज़बान की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 22 सरकारी ज़बानें हैं और 300 गैर सरकारी ज़बानें हैं। ये सब हिंदुस्तान की कसरत में वहादत है और यही मुल्क की ताकत है। केटीआर ने कहा कि ज़बान सिर्फ बोलचाल का जरिया नहीं बल्कि कल्चर शनाख्त की हामिल है। Let me correct you on this. In fact, both the Chief Minister of Telangana, who is from Congress Party, and myself, both of us have actually taken the same stand in the meeting at Chennai. We have said the same thing. We said, population alone cannot be the basis for distribution of seats or delimitation. अगर delimitation की बात होती है, हमारी पार्टी की तरफ से हमारा राय ये है कि the first port of call always in a democracy is mostly MLA, not MP. अगर delimitation ही करना है तो आप MLAs का संख्या बढ़ा दीजिए. अगर political parties and representative democracy में अगर each constituency has to be equally represented, you can increase the number of MLA seats. But MPs keep them proportionate to what they are right now. For example, out of 543, 17 belong to my state, 25 belong to Andhra Pradesh, 39 belong to Tamil Nadu,
Together, South India has about 130 plus seats. What we are seeking is that this be kept intact, then the proportion be kept intact. If this does not happen, if Uttar Pradesh becomes that one state that can decide the next union government in India with a lopsided number, then I think the rest of the country will feel the pinch. The rest of the country will certainly voice the concern. And more importantly, I think centralization of policy, centralization of fiscal resources also is a huge, huge challenge. Because the more, the political parties start feeling that the Hindi belt will decide who's going to be the prime minister, then the entire focus, the entire concentration would be on making policy. बीआरएस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने तेलंगाना में जमीनों की गिरती कीमतों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने याद दिलाया कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू खुद कहा करते थे कि जब केसीआर वजीर आला बने तब तेलंगाना में 1 एकड़ जमीन बेचकर आंध्रा में 10 एकड़ खरीदने की हैसियत पैदा हुई थी, मगर अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। रेवंत रेड्डी की सिर्फ 2 साल हुकूमत में ही रियासती मैशियत को ऐसा झटका लगा है कि जमीनों के नर्क तेजी से नीचे जा रहे हैं। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा, अगर रेवंत रेड्डी मजीद 2 साल इख्तिदार में रहे तो हालात ये हो जाएंगे कि आंध्रा में 1 एकड़ जमीन खरीदने के लिए तेलंगाना में 10 एकड़ बेचने पड़ेंगे। हरीश राव का ये तबसरा न सिर्फ रेवंत हुकूमत पर तनकीद है बल्कि तेलंगाना की गिरती इख्तिसादी सूरत हाल पर एक इंतबा भी है। మీకు ఒకసారి గుర్తుందో లేదో పాతది నేను యాద్ చేస్తా. కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రాలో మాట్లాడింది ఒకసారి. అరే ఒకప్పుడు ఆంధ్రలో ఎకరం అమ్మితే తెలంగాణలో 10 ఎకరాలు వచ్చు, కానీ 10 ఏళ్లలో కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయినాక ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఎకరం అమ్మితే ఆంధ్రలో 10 ఎకరాలు వస్తుంది అని ఎవరన్నారు? చూసిండ్రా మీరందరూ? ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి వచ్చి 2 ఏళ్లు కాలే, సీన్ రివర్స్ అయింది. అయిందాకా లేదా? మొన్న నేను సిద్దిపేట పోయినా, గంగాపూర్ అని చిన్నకోడూరు మండలం గంగాపూర్ ఊరికి పోయినా. ఒక మన కార్యకర్త చనిపోతే మాట్లాడించడానికి పోయినా. కొద్దిసేపు మాట్లాడినాక కూర్చున్నాం. ఏం సంగతి అన్నాక ఎరువులు ఈ బాధలన్నీ చెప్పుకుంటా ఎవడైనా లగ్గం ఉండి అమ్ముకుందామంటే భూమి అమ్మతలేదు సార్. ఏమైతుందంటే 40 లక్షలకి అడుగు తీయలేదు, ఇప్పుడు 20కి ఇస్తామంటే కూడా ఎవడత్తలేడు వాడు. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది? సీన్ రివర్స్ అయింది. ఆడ చంద్రబాబు నాయుడు అయింది, రేవంత్ రెడ్డి అయింది. ఇప్పుడు ఏమైతుంది? ఇప్పుడు మళ్ళా ఆంధ్రలో ఎకరం అమ్మితే తెలంగాణలో 2 ఎకరాలు వస్తుంది. అయిందా లేదా? గజ్వేల్లో మీ అందరికి అనుభవమే ఉంటుంది. రేట్లు తగ్గినాయా పెరిగినాయా? ఎంత తగ్గినాయి? సగానికి సగమైంది. ఇంకా 2 ఏళ్ళు ఉంటే ఇంకేమవుతుందో? 2 సార్లు సగమైంది. ఈ రేవంత్ రెడ్డి ఇంకో ఏడాది 2 ఏళ్ళు ఉంటే ఇంకెంత తగ్గుతుంది? బేరాలు బంధు, కార్లు గుంజుకపోతుర్రు, మోటార్ సైకిళ్లకు ఇన్స్టాల్మెంట్లు లేవు, దుకాన్లు బంద్ అయిపోయినాయి, డీజిల్ కు పైసలు లేవు, బేరాలు లేవు, కొత్తగా ఇల్లు కట్టేవాడు లేడు, ప్లాట్ కొనేటోడు లేడు. ఎవడన్నా అవసరం పడి భూమి అమ్ముకుందామంటే కొనే దిక్కు లేదు. నిజమేనా? तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत का वादा खिलाफियों पर साबिक वजीर और बीआरएस के सीनियर रहनुमा हरीश राव ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इख्तिदार के लिए अवाम से झूठे वादे किए और अब एक एक करके इन तमाम वादों से इनहिराफ कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि रेवंत रेड्डी ने वादा किया था कि हर खातून को माहाना 2500 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन 20 महीने गुजरने के बाद भी हजारों खवातीन को 1 रुपया भी नहीं मिला। हिसाब लगाया जाए तो हर खातून के तकरीबन 50,000 रुपये हुकूमत के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। इस तरह उन्होंने 1 तोला सोना स्कूली लड़कियों को स्कूटियां देने के ऐलानात किए थे, लेकिन ये सब महज इंतखाबी वादे साबित हुए। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने न सिर्फ खवातीन बल्कि नौजवानों, किसानों, दीगर तबकात को भी मायूस किया है। न रोजगार फराहम किया गया, न किसानों की इमदाद में इजाफा हुआ और न ही तरक्याती कामों में कोई नुमायां पेशरफत आ रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी ने इख्तिदार के लिए अवाम को ख्वाब दिखाए, मगर अब वो ख्वाब मायूसी में बदल चुके हैं। रियासत की अवाम अब खुद सवाल कर रहे हैं, कहाँ है वो वादे, कहाँ है वो इंसाफ। మహిళలకు ఎన్ని మాటలు చెప్పిండ్రు? ప్రతి మహిళకు నెలకు 2,500 రూపాయలు ఇస్తా అన్నాడా లేదా? ఇప్పుడు 20 నెలలు అయింది. అంటే ఒక్కొక్క చెల్లెకు అక్కకు 50,000 రూపాయలు రేవంత్ రెడ్డి బాకీ పట్టాడు. ఓటు అడగాలి ఎవడన్నా కాంగ్రెస్ వాడు పంచాయతీరాజ్ ఎలక్షన్లు అంటే 50,000 ఆడ వ్యక్తికని అడుగుమని చెప్పాలి కాదా? 20 నెలలు ఇంటూ 2,500 అంటే 50,000 బాకీ పట్టాడు ఒక్కొక్కటి. అదే విధంగా మహిళలకు
ఏ కేసీఆర్ 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తుంటే మేము తులం బంగారం కలుపుతామన్నాడు. బంగారం 1,00,000 అవుతుంది. 1,00,000కు 1,00,000 2 లక్షలు ఇవ్వాలి నమ్మద్దా? ఇచ్చిండా? తులం బంగారం పత్తా లేకుండా వీకి. మూడవ ముచ్చట ఆడపిల్లలకు స్కూటీ ఇస్తా అన్నాడు. వచ్చిందా? నాలుగో ముచ్చట దవాఖాన పోతే కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి కడుపు నిండి అన్నం పెట్టి ఇంటికాడ దించాడు. ఉందా కిట్? ఇప్పుడు అది బంద్ అయిపోయింది. ఇట్లా ఏ విషయం చూసినా మహిళలకు వడ్డీ లేని రుణాల గురించి ఏదో బాగా మాట్లాడుతున్నారు. మీకు విషయం ఐడియా ఉండాలి. 1,00,000 కోట్ల వడ్డీ లేని రుణం ఇస్తా అన్నాడు. ఒక గ్రూప్ 20 లక్షలు అప్పు తెచ్చుకుందనుకో, 20 లక్షలకు వడ్డీ లేని రుణం ఇస్తున్నారా? ఇస్తలేదు. 5 లక్షలకే పరిమితం చేశాం. అది పాత ముచ్చింది. నేనే కేసీఆర్ ఇచ్చింది, కొత్తగా ఇచ్చేది. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు కూడా 5 లక్షల వరకు వడ్డీ లేని రుణం ఉన్నది. మనం ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక్కొక్క గ్రూప్ 20 లక్షలు 30 లక్షల లోన్లు ఇచ్చినాము. కొత్తగా కాంగ్రెస్ చేసింది ఏమీ లేదు. నిజంగా నువ్వు 1,00,000 కోట్ల వడ్డీ లేని రుణం అంటే ఆ గ్రూప్ 20 లక్షల లోన్ తీసుకుంటే 20 లక్షలకు వడ్డీ లేని రుణం ఇవ్వాలి. 30 లక్షలు తీసుకుంటే 30 లక్షలకు వడ్డీ లేని రుణం ఇవ్వాలి. కానీ వాళ్ళు ఇస్తున్నది గదే 5 లక్షలకు. 2-3 సార్లు నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టి గట్టిగా దబాయించి అడిగిన రేవంత్ రెడ్డిని, సీతక్కను. నోరెత్తలేరు. నేను అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తలేరు. ఎందుకు? గదే 5 లక్షలు మనం ఇచ్చింది తప్ప కొత్తగా ఇచ్చింది ఏమీ లేదు. మహిళలందరినీ కూడా మోసం చేసిండ్రు. 2,500 మోసం చేసిండ్రు, తులం బంగారం మోసం చేసిండ్రు, స్కూటీ అని మోసం చేసిండ్రు, 1,00,000 కోట్ల వడ్డీ లేని రుణమని మోసం చేసిండ్రు. ఈ రకంగా మహిళలందరినీ కూడా అబద్ధాలు చెప్పి మోసం చేస్తా ఉన్నారు. ఈ విషయాలు కూడా మీకు తెలియని ఏం కావు. అంటే యువతకు మోసం, మహిళలకు మోసం, రైతులకు మోసం. ఏ వర్గం, ఒక పలాని వర్గానికి ఒక మంచి పని చేసిన అనేది లేదు. ఇలా గజ్వేల్ ఉంది, కేసీఆర్ గారు ఉంటే ఎటు చూసినా పనే ఉంటుండే. ఇప్పుడు 20 నెలలు అయిందే, ఒక్క ఊర్లోనైనా 20 రూపాయల పని కనబట్టదా? ఒక బిల్డింగ్ కట్టిందో, ఒక స్కూల్ క్లాస్ రూమ్ కట్టిందో, ఒక స్కూల్లో రూమ్, ఒక స్కూల్ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టిందా, ఓ మహిళా భవనం కట్టిందా, ఓ కులానికి భవనం కట్టిందా? యానన్న ఒక రోడ్ వేసింది. రోడ్ ఇడిచిపెట్టు, కేసీఆర్ పోసిన రోడ్డుకి ఏమైనా పొక్కబడితే ఇంత డాంబర్ పోసే దిక్కులేదు ఉన్నదా? ఈ రకమైన పరిస్థితి. सिकंदराबाद के कंटोनमेंट हलके के रुकने असेंबली गणेश नारायण पर कुछ 6 अफराद ने हमले की कोशिश की जो नाकाम हो गई। ताहम कहा गया है कि इस वाक़े में इनकी कार को मामूली नुकसान हुआ है। तफसीलात के मुताबिक रुकने असेंबली बोनाल त्योहार में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे कि रास्ते में आरटीसी हॉस्पिटल सीताफल मंडी इलाके में कुछ अफराद ने इनकी कार रोकने और शीशा उतारने को कहा। ताहम रुकने असेंबली के गनमैन ने चौकसी दिखाई और कार को रुकवाने का मौका नहीं दिया। जब कार आगे बढ़ रही थी तो तकरीबन 20 अफराद के हुजूम ने कार को निशाना बनाया। कार को इस हमले में मामूली नुकसान हुआ। रुकने असेंबली के ड्राइवर ने कार को सीधे उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। खुद रुकने असेंबली गणेश नारायण ने इस वाक़े की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने रुकने असेंबली की शिकायत दर्ज कर ली। हमलावरों की शनाख्त और इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशों का आगाज कर दिया है। అక్కడే బ్లాక్ చేసుకుంటూ ముందుకు వచ్చి ముందు పోయి బండి ఆపి మా బండ్లు ఆపి ఇటుకెళ్ళి ఈడు అటుకెళ్ళి వాళ్ళంతా చేస్తే నాకు డోర్ ది అనేసి అద్దం తీసుకుని అద్దం తీస్తలేదు. అద్దం నుంచప్పుడు వీళ్ళు వచ్చి గన్మెన్లు వచ్చి నిలబడితే గన్మెన్ల మీదకి గన్ను గుచ్చుకోవడానికి లేదు. కొంతమంది మీతో వచ్చేసి నా మీద గ్లాస్ తీసి అటాక్ చేయాలని చూసి ఇది జరిగిన విషయం. దానికి ఏమైంది, వీళ్ళు కనిమీళ్ళు వాళ్ళు ఇదైతుంది, వీళ్ళు దోస్తున్నారంటే నేను ఏం చేసిన మా డ్రైవర్ చేపించినాడు వెళ్ళిపోదాం, వీడు మనల్ని అటాక్ చేయాల్సుకున్నాడు డిసైడ్ అయిపోయారు. నేను బండి తీసుకుని వస్తుంటే మేము 100 డైల్ చేస్తే 100 కలవకుంటే అప్పుడు ఇన్నే పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటే పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చిన మన ఇట్లనే ఎక్కువ మనకు తెలియదు. వీళ్ళని బ్లాక్ చేసి మనది ప్రీ ప్లాన్డే ఉంది. ఇది ఎవరు ఉన్నా కూడా యాక్షన్ తీసుకోవాలి. యాక్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి జరగలేదు. बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने गिफ्ट ए इस्माइल के तहत एक मेडिकल की तालिबा को माली इमदाद फराहम की ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सके। जोगुलामा गढ़वाल जिले से ताल्लुक रखने वाले एक जोड़े डॉक्टर चंद्रशेखर और डॉक्टर प्रणव्या वानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केटीआर से रुजू करते हुए अपनी दुख्तर की मेडिकल तालीम के लिए इमदाद की अपील की थी कि केटीआर ने इस जोड़े से इमदाद फराहम करने का वादा किया था। उन्होंने आज इनको मदऊ किया और इनकी दुख्तर मेडिकल की तालिबा सुष्मिता के लिए माली इमदाद फराहम की ताकि वो अपनी मेडिकल की तालीम को सिलसिला जारी रख सके। तालिबा सुष्मिता ने केटीआर की जानिब से इमदाद की फराहमी पर इनसे इजहार तशक्कुर भी किया। केटीआर ने डॉक्टर जोड़े और इनकी दुख्तर की तालीमी कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और मुबारकबाद भी पेश की।
महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा 5 दिन के लिए रियासत भर में शदीद बारिश की पेशखियासी की गई है। इसके अलावा 21 जुलाई की रात और 22 जुलाई को खास तौर पर मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। रियासत की कई अजला के लिए महकमे मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। कुछ अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और कुछ के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। महकमे ने कहा कि 22 जुलाई के बाद भी मजीद 3 दिन तक रियासत के मुख्तलिफ अजला और हैदराबाद में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। माहिर मौसमियात टी बालाजी ने भी रियासत के मशरिकी, वसता और जनूबी अजला में सुबह व शाम के वक्त और रात देर गए भी शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। शुमाली और मगरबी तेलंगाना के कुछ हिस्सों में दोपहर के वक्त बारिश और गरज चमक की पेशकयासी की है। महकमे ने कहा कि शहर हैदराबाद में भी इन आयाम में शदीद और मूसलाधार बारिश हो सकती है और कुछ वक्त हल्की से औसत बारिश का भी इम्कान है। शहर में गुज़िश्ता दिनों हुई शदीद बारिश के बाद जहां ज़खायर आब की सतह में इजाफा हुआ था, वहीं अब हिमायत सागर झील के करीब एक मगरमच्छ भी पाया गया। इस मगरमच्छ को हुक्काम की जानिब से नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को मुंतकिल कर दिया गया। कहा गया है कि कोतवाल गुड़ा हिमायत सागर कनाल में ये मगरमच्छ पाया गया था। इसको देखने के बाद मुकामी अवाम की जानिब से फॉरेस्ट अहदेदारों को इसकी इत्तला दी गई। फॉरेस्ट हुक्काम की टीम ने यहाँ पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ा और इसे जू पार्क को मुंतकिल कर दिया गया। अहदेदारों को शुबा है कि मगरमच्छ शदीद बारिश और पानी के तेज बहाव की वजह से किसी करीबी ज़खायर आब से इस कनाल में आ गया था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल भी बारिश के बाद सालार जंग म्यूजियम के करीब मूसी नदी से एक मगरमच्छ दस्तयाब हुआ था। 2022 में अत्तापुर के करीब भी एक मगरमच्छ पकड़ा गया था। इन्हें भी जू पार्क मुंतकिल कर दिया गया था। तेलंगाना पुलिस ने अवाम को ट्रैफिक चालान के नाम पर होने वाले साइबर फ्रॉड से खबरदार किया है। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरियों को जाली लिंक्स वाले SMS और WhatsApp पैगामात मौसूल हो रहे हैं, जिनमें चालान की फौरी अदायगी का झांसा दिया जाता है। इन लिंक्स पर क्लिक करने से न सिर्फ मोबाइल में वायरस आ सकता है बल्कि बैंकिंग मालूमात भी चोरी हो सकती हैं। पुलिस का कहना है कि चालान की अदायगी सिर्फ सरकारी वेबसाइट www.echallan.tspolice.go.in के जरिए ही करें और किसी मुश्तबा लिंक पर हरगिज क्लिक ना करें। धोखाधड़ी के सूरत में फौरन 1930 पर कॉल करें या करीबी पुलिस स्टेशन से रुजू करें। अपनी मालूमात की हिफाजत करें और सिर्फ मुसद्दिका ज़राए से अदायगी को यकीनी बनाएं। जाली मैसेजेस और साइबर धोखाधड़ी से बचना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। रात के सन्नाटे में शहर हैदराबाद की सड़कों पर कुछ नौजवान ख्वाजा सराहों का भेष बदलकर मासूम शहरियों से जबरदस्ती पैसे वसूल कर रहे थे। ये 9 सरबाज न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जियां कर रहे थे बल्कि असल ख्वाजा सरा बरादरी की इज्जत व विखार को भी मजरू कर रहे थे। पुलिस ने इन मुजरिमों की सरगर्मियों पर नजर रखते हुए चादरघाट, चैतन्यापुरी, अफजलगंज और जुबली बस स्टेशन जैसे इलाकों में खुफिया कार्रवाइयां अंजाम दी, जिनके दौरान इन जाली ख्वाजा सराहों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ये नौजवान राहगीरों को घेर कर, डरा धमका कर और नाजेबा हरकत के जरिए रकम ऐंठने की कोशिश करते थे। इनकी ये शर्मनाक हरकतें सिक्योरिटी कैमरों में कैद हो चुकी हैं और अब इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये अफसोसनाक सूरत हाल असल ख्वाजा सरा बरादरी के लिए शर्मिंदगी और बदनामी का बायस बन रही है, जो इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने ऐसी हरकत करने वालों को सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। మాటలతో చెప్పినా అర్థం కాదు, కేసులు పెట్టి చెప్పినా అర్థం కాదు. ఏ విధంగా సమాజానికి ఏమైనా బాగుపడే పని చేస్తారా మీరు? సమాజాన్ని నాశనం చేసే పని చేస్తారు. కానీ ఏ రోజు కూడా మీకు అర్థం కాదు. పెట్రోల్ రమ్మనండి, మీకు ఎన్నిసార్లు शहर में वक्फे से कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी है। चंद दिन कबल मलकपेट में CPI लीडर के कत्ल के बाद अब आसिफ नगर पुलिस हुदूद के
किशन नगर में अड्डू खान नामी नौजवान का कत्ल कर दिया गया। कहा गया है कि मुतवफ़ी नौजवान की सैयद अली गुड़ा के साकिन सोफिया मेकर की हैसियत से शनाख्त हुई है। बताया गया है कि अड्डू खान अपने कुछ दोस्तों के साथ रात के वक्त होटल के करीब मौजूद थे कि कुछ नौजवानों ने अचानक इन पर हमला कर दिया। इनके सर पर भारी पत्थर से हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुए और इनकी मौत वाक़ई हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया। आसिफ नगर के इंस्पेक्टर पुलिस और ACP ने मुकामी वाक़े का दौरा किया और तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया। 9:50 10 o'clock के टाइम में एक खून हुआ बोल के एक इन्फॉर्मेशन आया। इमीडिएटली हम लोग मर्डर हुआ बोले तो इमीडिएट आके देखे तो चाकू से मारे तो नीचे गिरे। सो सीन देखे इमीडिएटली चेक करे सो इमीडिएट उनका आइडेंटिफिकेशन भी हो गया। शेख कबला करके है, उन्होंने साबिर नगर में रहते करते। फिर ये गली में, छोटी गली में फिर 4-5 जने बैठ के पिए बोल के भी बोल रहे हैं लोग। वो अभी तहकीकात में है, इन्वेस्टिगेशन में मालूम होगा उसको क्यों मारे, क्या है उनका मोटिव, क्या है इंटेंशन, क्या है, वो पूरा मालूम करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उनको लोग अरेस्ट करके फर्दर प्रोसीजर अडॉप्ट करें। फर्नीचर वर्क करते करते उनके डैडी भी आए, उनके वालिद भी आए, उनसे भी बात करें हम लोग। वो 27 ईयर्स का है, एक बेटा। आदिलाबाद में राष्ट्रीय रक्षा सेना पार्टी के जिले जोनल सदर शेख असलम ने अब्दुल्ला चौक सतनाला रोड पर पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम देते हुए आइंदा इदारा जाती इंतखाबात में पूरी ताकत के साथ हिस्सा लेने का अज़्म जाहिर किया। इस मौके पर मुतअद्दिद अफराद ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जबकि दीपक शिंदे को SC टाउन सदर, G नीतीश को जंत मंडल सदर और MD सुभानी खान को जिले नायब सदर मुकर्रर करते हुए तकर्री के अहकामात हवाले किए गए। इस मौके पर सतनाला मंडल सदर गुलाब राव के अलावा दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद में सियासत में उभरते हुए नौजवान लीडर शेख शकील की क़ियादत में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी मजबूत हो रही है और अक़लियतों की आवाज़ बनकर उभर रही है। महला जय जवान नगर के क़य्यूम रजा ने अपने हामियों के हमरा भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर शेख शकील ने पार्टी खंडवा पहनाकर खैर मकदम किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई। मगर काम नहीं मिल रहा, ये क्या गवर्नमेंट को नज़र नहीं आता? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हमारे आदिलाबाद को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रीज़ की स्थापना करना चाहिए। हमारे पास काश्तकारों के लिए केयरलेस के मामले हैं। काश्तकार को अगर हमारे पास 2 क्रॉप 3 क्रॉप निकालने के लिए अगर सपोर्ट किया जाए तो हमारा आदिलाबाद भी इरिगेशन एरिया हो जाएगा और पैसों के मामले में भी बहुत अच्छे अंदाज में हमारे काश्तकार भाई आगे उठेंगे। लेकिन इन लोगों को आगे नहीं जाने दिया जाता। वजह कि ये लोग अगर पढ़े लिखे हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे तो हुकूमत वालों को परेशानी होगी, उनको सवाल करेंगे। इसलिए ये लोग इनको खाली काम करने के लिए मजबूर रहने के लिए इनको छोड़ा जाता है। हम भीम आर्मी में आज जो ज्वाइन हुए हैं, हम सब का मकसद एक है कि आदिलाबाद को डेवलप किया जाए। आदिलाबाद के डेवलपमेंट के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हम आप सबको वादा भी करते हैं कि हम आपके हर सुख और दुख में साथ में खड़े रहेंगे। आपसे उम्मीद है आप लोग हमारे साथ ताना बाशाना खड़े रहें। आने वाले म्यूनसिपाल्टी और सरपंच, ZPTC, MPTC इलेक्शनों में हमारा भरपूर साथ दें। कमेटियाँ हर वार्ड में डाली जा रही है, मंडल वाइज डाली जा रही है। पूरी तैयारी से हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के वास्ते तैयार हैं। ये बात बोलते हुए आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपके भीम आर्मी में आज क़य्यूम रज़ा साहब जो ज्वाइन हुए हैं उनको टाउन प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया है। ये बात मुबारकबाद देता हूँ आप सबको और क़य्यूम रज़ा साहब को भी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। कुमरम भीम में आदिवासी तंजीम तड्डम दिब्बा के ज़ेरे क़ियादत जियो 49 के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया, जिसे टाइगर कॉरिडोर के नाम पर आदिवासियों को इनके जंगलाती ज़मीन से बेदखल करने की साजिश करार दिया जा रहा है। तंजीम के क़ायद
गुड्डम गणेश ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत कॉरपोरेट मुफादात के लिए आदिवासियों की जमीन हथियाना चाहती है और अगर जियो 49 को फौरी मनसूख ना किया गया तो एहतजाज में मजीद शिद्दत इख्तियार की जाएगी। एहतजाजी बंद में बाएं बाजू जमातें, तलबा, खवातीन व नौजवान तंजीमें शरीक रहीं, जबकि पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए। शुमाली तेलंगाना रियासती सदर अरुणा ज्योति ने आरमूर में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक तलबा की खुदकशी पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तमाम सरकारी हॉस्टल्स में नज़्म व ज़ब्त को सख्ती से नाफिज किया जाएगा और असतिज़ा की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत हॉस्टल्स में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है और मसाइल की सूरत हाल में तलबा या वालिदीन मुतालिका हुक्काम से फौरी रुजू करें। अरुणा ज्योति ने खबरदार किया कि अगर मुस्तकबिल में ऐसी कोताही पाई गई तो रियासत गिर सतह पर तहरीर शुरू की जाएगी ताकि मुतासरा अफराद को इंसाफ मिल सके। రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా మాట్లాడుతున్న అరుణజ్యోతి గారిని మరి నిన్న మొన్న జరిగిన సంఘటన ఏంటంటే గురుకుల పాఠశాలలో 17 సంవత్సరాల విద్యార్థి ఎస్సీ అబ్బాయి మరి హాస్టల్లో ఆయన పక్కకు ఏం జరిగిందో తెలియదు, ఆయన ఉరేసుకోవడం, చనిపోవడం చాలా బాధాకరము। వాళ్ళ కుటుంబాలకు కూడా మా పార్టీ నుంచి మేము అండగా ఉంటాము। అట్లాగే మరి ఏంటంటే ఇట్లాంటి ప్రభుత్వ స్కూల్స్ హాస్టల్స్ నిర్లక్ష్యన ఎందుకున్నది, మరి దీన్ని గవర్నమెంట్ కూడా ఎంబడినే స్పందించాలా। స్పందించని ఎడల ఎక్కడైతే అన్యాయం జరుగుతుందో అక్కడ మేము పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కూడా చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం। అన్ని హాస్టల్లో పిల్లలకు ఫుడ్ సగం పెట్టకుండా హాస్టల్ వాడను రావడము వెళ్ళిపోవడము అది చాలా బాధాకరమైన విషయము। అన్ని హాస్టల్లో అన్ని స్కూల్లో కూడా మేము ఇప్పటి నుంచి తిరుగుతాము, అన్ని చెకప్ చేస్తాము। పైసలు తీసుకుంటున్నారు, గవర్నమెంట్ కూడా దీన్ని స్పందించాలా। స్పందించని ఏడల మేము కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తాము। ఎప్పుడు పోయి చెకప్ చేస్తాము, అదే చెప్పకుండానే పోయి ఆ వార్డెన్ కూడా అడుగుతాము, తెలుసుకొని మరి ఆ పిల్లగాడు ఎలా చనిపోయింది అనేది కూడా అలా స్కూలు ప్రిన్సిపల్ మీద ఎంబటనే కేసు కావాలి। దాని ఏడల ఆందోళన కూడా ఆ స్కూల్ ముందర కూర్చొని కూడా ధర్నా చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। मुंबई ट्रेन धमाका केस में 12 मुस्लिम नौजवान अदालत से बरी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल, पूछा 19 साल जेल का हिसाब कौन देगा। कहा बेकसूर नौजवानों की जिंदगी तबाह, क्या पुलिस के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। शोभा यात्रा बोनालू का अजीम जुलूस शानदार पैमाने पर निकाला गया। लक्ष्मी हाथी पर खुसूसी सवारी, सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद व दीगर आला ओहदेदारों की मौजूदगी में जुलूस बखैर इख्तिताम। तेलंगाना के गुरुकुल स्कूलों में फूड पॉइजनिंग के वाकयात में खतरनाक इजाफा। संगारेड्डी में चिकन खाने के बाद 11 तलबा बीमार। हरीश राव का रेवंत हुकूमत पर हमला। आबादी के तनासब से हल्काजात की अदसर-ए-नौ हदबंदी की मुखालिफत। जर्नलिज्म एडिशन से KTR का इजहार ख्याल, कहा हिंदी मुसल्लत नहीं की जानी चाहिए। तेलंगाना में जमीनों की गिरती कीमत। हरीश राव का रेवंत रेड्डी हुकूमत पर निशाना। साथ ही कहा रेवंत रेड्डी ने हर तबके को दिया धोखा। खवातीन, नौजवान, किसान सब मायूस। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।